हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो साथियों, हम आज लेकर आए हैं आपके लिए नवंबर 2023 की करंट अफेयर मैगजीन, जो कि विजन आईएएस की है। उसे हम करेंगे पहला टॉपिक, दैट इज़ पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले जो इसके अंदर पहला टॉपिक दिया है वो है इलेक्टोरल फंडिंग का। न्यूज़ में यूँ रहा क्योंकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डायरेक्ट करा कि भाई आप डेटा सबमिट करिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो भी पॉलिटिकल पार्टीज पाती हैं उसका पूरा डेटा हमें सबमिट करिए टिल सितंबर 30, 2023 तक। और बातें जानी न्यूज़ के बारे में। 2019 में जब हेयरिंग हो रही थी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स पिटीशन अगेंस्ट इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कहा था कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो पॉलिटिकल पार्टी रिसीव करती हैं उनका डेटा हमें सबमिट करिए। तो ईसीआई ने स्टेटस जो रिपोर्ट्स थी वो लिया भैया 105 पार्टीज से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी रिवील करा कि सिर्फ और सिर्फ 25 पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपना बैंक अकाउंट खोला है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको इलेक्टोरल बॉन्ड्स चाहिए। जैसे आपको पता था कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पैसा आपको लेना है, यहाँ पे सब लेना है, तो आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास ही अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो उन्होंने बताया, बैंक ने बताया कि सिर्फ 25 पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ही अपना अकाउंट ओपन किया है। तो अब स्टेटस क्या है इलेक्टोरल फंडिंग का समझिए। जो डेटा एडीआर ने कलेक्ट करा उसके हिसाब से 69% टोटल इनकम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की रही है 11 सालों के इस दौरान, मतलब 2004-5 से 14-15 के बीच में, वो तो अननोन सोर्सेज से आई है, पता नहीं कहाँ से मिली। और सोर्सेज जो इनकम ऑफ नेशनल पार्टीज़ के हैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 के, उसमें 66.04% इनकम अननोन सोर्सेज से है ऑडिट एनुअल ऑडिट रिपोर्ट के हिसाब से, और 23.74% इनकम नॉन सोर्सेज से है, मतलब एक डोनेशन जो उनको डोनेशन की जो डिटेल है वो डिक्लेयर करी गई है टू ईसीआई। अब दिक्कत क्या है, कंसर्न क्या है इलेक्टोरल फंडिंग के साथ में? देखिए, ह्यूज एक्सपेंडिचर। लोकसभा 2019 के इलेक्शन जो हैं उन्हें कहा गया था बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव इलेक्शन रहे थे, कहीं पे भी अगर देखें तो उस हिसाब से इसमें सेंटर के हिसाब से, सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज़ रिपोर्ट के हिसाब से करीब 55,000 से 60,000 करोड़ को खर्चा किया गया था 2019 के इलेक्शन में। दूसरी बात आती है, डिस्टर्ब करता है लेवलिंग प्लेइंग फील्ड को। देखिए, मनी पावर का यूज़ ज़्यादा होगा ना इलेक्शन में, तो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो डिस्टर्ब होगी, उस पर रुकावट आएगी, क्योंकि ये फिर डर बनाएगा छोटे पॉलिटिकल पार्टीज़ पे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स पे कि वो कैसे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, उनके पास इतना पैसा थोड़ी ना होता है। तीसरी बात आती है कैश का ट्रांजैक्शन बढ़ना। देखिए, ये इलेक्टोरल फंडिंग कैश के ट्रांजैक्शन में होती है तो ये इंडिया के अंदर बहुत भारी मात्रा में है। ये बहुत मुश्किल हो जाता है इन सोर्सेज को ट्रेस करना कि कहाँ से फंडिंग आई, कैसे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, कैसे हम ट्रांसपेरेंसी कम होती चली जा रही है। तो जो रूल्स अभी चल रहे हैं उसके हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो डिस्क्लोज नहीं करती अपने सारे डोनेशंस को जो उनको 20,000 रुपये से कम मिलते हैं। और उसके बाद आता है कॉरपोरेट एंड पॉलिटिकल पार्टीज नेक्सस। देखिए, कॉरपोरेशंस करते हैं डोनेशन पॉलिटिकल पार्टीज़ को, इससे इनका तालमेल बनता है और बाद में ऐसे बिल्स और चीज़ों को लेके आ जाते हैं जिससे जो है वो इनका फ़ायदा हो जाए। अच्छा, ऐसी फंडिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ता है समझिए। इससे क्या होता है, डिमांड बढ़ती है ब्लैक मनी की, काले धन की डिमांड बढ़ती है। पार्टीज़ का प्रेफरेंस होता है कैंडिडेट को लेके जो कि फाइनेंस करें अपने खुद के इलेक्शन को। लेवल प्लेइंग फील्ड में बीच में डिस्टॉर्ट करता है, ये रुकावट लाता है, और पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन भी बढ़ता है। अब हम थोड़ा सा समझते हैं जो चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते क्या हैं। देखिए, इंटरेस्ट फ्री बेरर बॉन्ड्स होते हैं या मनी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिन्हें कंपनीज या इंडिविजुअल परचेज कर सकते हैं भारत के अंदर ऑथराइज ब्रांचेस से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। बजट 2017-18 में अनाउंस हुए ये बॉन्ड्स 1,000 से 10,000, 10,000 से 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ तक के मल्टीपल्स में होते हैं। इनको आप केवाईसी कंप्लाइंट अकाउंट से परचेज कर सकते हो डोनेशन देने के लिए पॉलिटिकल पार्टी को। कोई भी कैप नहीं है नंबर ऑफ ईबीज पे कि 1% परचेज कर सकता है, कितना भी परचेज कर सकता है। ये अवेलेबल होते हैं फॉर द परचेज फॉर द पीरियड ऑफ 10 डेज। आपको जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में ये मिल पाएंगे। फ़ायदे क्या हैं इसके? देखिए, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है ना,
कि पॉलिटिकल पार्टीज डोनेशन पा रही हैं एक फॉर्मल बैंकिंग चैनल के माध्यम से। आइडेंटिटी ऑफ डोनर्स कॉन्फिडेंशियल रहती, किसने कितना पैसा दिया ये नहीं बताया जाता है। तो रिस्क जो रिटेलिएशन का है, ये इंटिमिडेशन का है पॉलिटिकल एफिलिएशंस में कि भाई इन्होंने इनको पैसा दिया था अब इनके साथ बुरा करेंगे, तो ये यहाँ पे जो है नहीं रिस्क रहता। सारे ट्रांजेक्शन जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के होते हैं वो चेक या डिजिटली ही कैरी आउट करे जाते हैं। दिक्कतें क्या हैं? देखिए, ट्रांसपेरेंसी नहीं है ना कि कहाँ से आया पैसा। सिटीजन का फंडामेंटल राइट टू इन्फॉर्मेशन जो हमें मिला है आर्टिकल 19 पार्ट 1A के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेके, वो भी वायलेट करता है। और कहीं से भी डोनेशन आ गया तो इससे भैया फ्री और फेयर इलेक्शन जो हो रहे हैं वो तो कॉम्प्रोमाइज़ होंगे ना। इसके अलावा शेल कंपनीज भी तो बनाई जाती हैं ना, कि ऐसी जो है सिर्फ समझ लीजिए सिर्फ दिख रही हैं कंपनी है ना, इसका एक लंबा प्रोसीजर हो गया। और ये सिर्फ इसीलिए है कि वो फंडिंग मिल रही है पॉलिटिकल पार्टीज़ को। क्यों? क्योंकि एज 7.5% एनुअल प्रॉफिट लिमिट वो हटा दी गई है। साथ में इंडियन सब्सिडरीज जो हैं और फॉरेन कंपनीज़ की, उनको भी अलाउड कर दिया गया है कि वो डोनेट कर सकती हैं फंड को। तो ये कुछ दिक्कतें भी हैं। वे फॉरवर्ड में बात करें तो स्टेट फंडिंग जो इलेक्शंस की होती है, अलग अलग कमेटीज़ जैसे कि इंद्रजीत गुप्ता कमेटी 1998 की, इसने इंडोर्स किया था स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन को कि वहाँ पे एक फेयर प्लेइंग फील्ड हो पार्टीज़ के लिए, उन जिनके पास कम पैसा है उनके लिए भी। दूसरी बात ट्रांसपेरेंसी, डिटेल जो सारे डोनर्स की हैं उन्हें आप अवेलेबल कराइए पब्लिक स्क्रूटनी के लिए RTI के तहत, जैसे कि कंट्रीज़ नेपाल, जर्मनी, फ्रांस, USA ने कहा है। और जापान जो है वो भी ट्रांसपेरेंसी ला रहा है अपने इलेक्शन फंडिंग में। फिर आई बात प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर की। देखिए, मोड ऑफ पेमेंट क्या है सारे डोनेशन का जो कि 20,000 से ऊपर के हैं। इसके अलावा मेंबरशिप वगैरह जो भी है उन्हें डिक्लेयर करें पार्टीज़ शेड्यूल्स में अपने ऑडिट रिपोर्ट्स की, हर साल सबमिट करें टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ECI के पास। फर्दर स्क्रूटनी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की जिन्हें सबमिट करा जाए पॉलिटिकल पार्टीज़ की द्वारा, उन्हें हर सालाना कंडक्ट करा जाए बाय एनुअल बॉडी जो भी अप्रूव करे CAG या ECI, ताकि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाए। टैक्स का एग्जम्पशन की बात करें तो ECI ने रिकमेंड करा है कि आपको टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा उन सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो सीटों को में और कॉन्टेक्स्ट कर रही हैं, सीट को जीत रही हैं लोकसभा और असेंबली इलेक्शन के अंदर। ECI ने ये भी रिकमेंड करा कि जो डिटेल होगी सारे डोनर्स की जो 2,000 से ऊपर का पैसा डोनेट करेंगे, ये डिटेल्स भी है डिक्लेयर करी जाएगी पब्लिक डोमेन में। इसके अलावा ब्रिंगिंग पॉलिटिकल पार्टी अंडर एम्बिट ऑफ RTI। देखिए, नेशनल और रीजनल पार्टीज़ जो हैं उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन RTI एक्ट के तहत प्रोवाइड कराई जाए, मतलब ये अपनी सारी डिटेल प्रोवाइड करें ताकि जो पॉलिटिकल पार्टीज़, इलेक्शंस और डेमोक्रेसी, ये तीनों चीज़ मजबूत हो पाएँ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्टोरल लिटरेसी का। न्यूज़ में यूँ रहा साथियों क्योंकि रिसेंटली ECI ने साइन करा एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ, ताकि इलेक्टोरल लिटरेसी लाएँ क्लासरूम्स में पूरे देश के अंदर। फीचर्स क्या होते हैं, फीचर्स क्या हैं इस MOU के इलेक्टोरल लिटरेसी के ऊपर? बात क्या है कि सिस्टमैटिकली अगर हम वोटर की एजुकेशन और इलेक्टोरल की लिटरेसी एक साथ लाएंगे, क्लास 6 से 12 तक सारे स्कूलों में पढ़ाएंगे, तो इसमें इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के बारे में बताएंगे, प्रिंसिपल इकोनॉमिक और सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज़ जो हमारा देश फेस कर रहा है उसके बारे में बताएंगे, वैल्यू क्या है डेमोक्रेसी की ये बताएंगे, और इक्वल राइट्स औरतों और आदमियों के लिए जो भी हैं वो सब समझाएंगे। इससे हमारे देश के अंदर, हमारे स्टेट के एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा फॉर एस्टैब्लिशिंग इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स स्कूल और कॉलेजेस के अंदर। कुछ डेजिग्नेट करा जाएगा एक वन ऑफ द रूम्स को हर एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, वो डेमोक्रेसी रूम कहलाएगा। वहाँ पर रेगुलर डिस्प्ले होगा वोटर के एजुकेशन मटेरियल का, कंडक्ट ऑफ कंटिजियस इलेक्टोरल एंड डेमोक्रेसी एजुकेशन एक्टिविटीज़ का पूरे साल में। उसके अलावा NCERTs भी लेकर आएंगी, इंट्रोड्यूस करेंगी, अपडेट करेंगी ऐसी टेक्स्ट बुक को जिसके अंदर कंटेंट होगा इलेक्टोरल लिटरेसी को लेके, और साथ में ये एडवाइस करेगा स्टेट एजुकेशनल बोर्ड्स को और दूसरे बोर्ड्स को कि ऐसे सूट को वो भी फॉलो करें। अब देखिए, इलेक्टोरल लिटरेसी की इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, बच्चे जब इलेक्शन प्रोसेस के बारे में समझेंगे बचपन से ही, तो उनको वोटिंग की इंपॉर्टेंस का पता चलेगा। एक बहुत ही आराम से इलेक्शंस होंगे हमारे जैसी डाइवर्स कंट्री जैसे इंडिया है, उसमें अर्बन और यूथ में जो अपैथी है लीडिंग टू बेटर इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, इसको भी सॉल्व करेगा और इलेक्शंस में ये लोग भी पार्टिसिपेट अच्छे से कर सकेंगे।
और फ्यूचर वोटर्स को प्रिपेयर करा जाएगा ताकि वो एथिकल इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन करें और हमारे इस डेमोक्रेसी को और मजबूत बनाएं। अब जो इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स इनिशिएटिव है उसके बारे में सोचिए, समझिए क्या है। देखिए, वोटर अवेयरनेस फोरम्स डिपार्टमेंट्स, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन के अंदर, साथ में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब एक न्यू वोटर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब कम्युनिटी या चुनाव पाठशाला उन लोग के लिए जो कि फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से बाहर हैं, और इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब फ्यूचर वोटर्स के लिए सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में। साथियों, क्या इनिशिएटिव लिए गए प्रमोट करने के लिए इलेक्टोरल लिटरेसी को? तो पहला, सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम। साथियों, ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था ईसीआई का वोटर एजुकेशन के लिए, वोटर अवेयरनेस को और फैलाने के लिए और प्रमोट करने के लिए वोटर लिटरेसी को इंडिया के अंदर। फिर आया इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब, इनको सेटअप किया गया इंस्टीट्यूट कैंपस के अंदर अक्रॉस द कंट्री। ईसीआई ने करा अंडर स्वीप कैंपेन, यही वाला कैंपेन जो है। और ईएलसी ये एक प्रोग्राम है जो स्कूल के स्टूडेंट को इंगेज करता है इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ के माध्यम से, सेंसिटाइज करता है उनको ऑन देयर इलेक्टोरल राइट्स एंड फैमिलाइज करता है उनको विद इलेक्टोरल प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड वोटिंग। अब ईसीआई की स्ट्रैटेजिक प्लान क्या है इलेक्टोरल लिटरेसी 2016 से 25 के बीच में, कि भैया हमें वोटर अवेयरनेस को बढ़ाना है, प्रमोट करना है एथिकल इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन को, कॉन्टिन्यूअस एजुकेशन प्रदान करनी है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में। कैसे? टूल्स और कंटेंट को और डेवलप करके हमें पार्टनरशिप को डेवलप करना है ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंगेज हो पाएँ। वे फॉरवर्ड की बात करें तो टीचर्स की ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करना सेमिनार को, ताकि हम टीचर्स को ट्रेन कर सकें, ठीक है, इलेक्टोरल लिटरेसी बच्चों को दे सकें। कैंपेन की बात करें तो रेगुलर कैंपेन ऑर्गेनाइज करे जा सकते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा, ताकि इलेक्टोरल लिटरेसी जनता के बीच में और बढ़ सके। फंडिंग बढ़ा सकते हैं, कोऑर्डिनेशन बढ़ सकता है एनजीओज के साथ, ग्राम सभा के साथ, ताकि इलेक्टोरल लिटरेसी प्रोग्राम गांव वगैरह में अच्छे से हो सकें। तो ये कुछ कहानी है इसकी। फिर हम बात करते हैं रोल ऑफ गवर्नर की। साथियों, न्यूज़ यूँ है कि रिसेंटली केरला, तमिलनाडु और पंजाब ये सुप्रीम कोर्ट गए। क्यों गए? अगेंस्ट द रिस्पेक्टिव गवर्नर्स, अपने गवर्नर्स के अगेंस्ट गए ओवर द पेंडिंग बिल्स, जो उन गवर्नर्स के पास काफ़ी पेंडिंग बिल्स पड़े हुए थे और उनको लेके ये तीनों स्टेट पहुँचे। न्यूज़ के बारे में बात समझिए और क्या है। देखिए, केरला की जो सरकार थी उसने ये कहा, क्लेम करा कि जो गवर्नर की तरफ से ना 8 बिल जो असेंबली ने पास करे हैं उसको लेके अभी तक कोई भी आगे कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इनमें से कुछ बिल्स जो हैं वो पेंडिंग है विद द गवर्नर ऑफ मोर देन 2 ईयर्स से ज़्यादा पेंडिंग है। पंजाब के अंदर 3 मनी बिल्स जो पंजाब के गवर्नर के पास हैं, और तमिलनाडु की पिटीशन में यह था कि 12 बिल्स पेंडिंग है गवर्नर के पास, डिले भी हो रहा है अप्रूव करने में ट्रांसफ़र ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई अलग अलग केसेस में। तो अब संविधान के अंदर क्या प्रोविजन दी गई है गवर्नर को जिससे आप ये कह सकते हैं कि गवर्नर के पास इतने बिल्स आ गए, तो क्यों आ गए? देखिए, प्रोविजन जो बिल्स के रिगार्डिंग दी है उसमें आर्टिकल नंबर 200 के अंदर बात कही गई है कि जो गवर्नर की असेंट है, जो मर्जी है, वो बहुत ज़रूरी है अगर बिल को लॉ बनाना है तो। और इसके अंदर सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नर को कुछ ऑप्शंस दिए हैं, समझिएगा। गवर्नर के ऑप्शंस क्या होते हैं कि जैसे बिल इनके पास पहुंचा तो या तो ये अपनी असेंट दे दें बिल को, तो बिल लॉ बन जाएगा। अगर अपनी असेंट रोक लें तो बिल फेल हो जाएगा, लॉ नहीं बन पाएगा। और अगर बिल को वापस दे रिकंसिडरेशन के लिए लेजिस्लेचर को एज सून एज पॉसिबल, तो लेजिस्लेचर अगर बिल को पास करती है फिर से वैसे ही जैसे पहले किया था, है ना, या फिर उसमें कुछ बदलाव भी लाती है, तो गवर्नर को असेंट देनी पड़ेगी री इनैक्ट करने के लिए बिल को। संविधान के अंदर कोई ऐसी टाइम लिमिट नहीं दी गई है कि गवर्नर को इतने टाइम में ही बिल को रिटर्न करना है फॉर रिकंसिडरेशन। ये सिर्फ कह सकता है एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करिएगा। अब रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ये तीसरी बात ये है कि भैया अब जैसे मान लो गवर्नर ने बिल को रिजर्व कर लिया कि अब हम जो है वो प्रेसिडेंट से इसकी कंसिडरेशन लेंगे, हाँ, तो ऐसे टाइम पे क्या होगा कि प्रेसिडेंट या तो अपनी असेंट दे देंगे, ठीक है, या फिर विदहोल्ड करेंगे। प्रेसिडेंट या तो गवर्नर को डायरेक्ट कर सकते हैं कि आप बिल को वापस से रिटर्न करो स्टेट लेजिस्लेचर को उनके मैसेज के साथ, और ऐसा बिल फिर से अगर री इनैक्ट करा गया स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बिना किसी अमेंडमेंट के या अमेंडमेंट के साथ भी, तो ये फिर से प्रेजेंट करा जाएगा प्रेसिडेंट के सामने। तो ये तो गवर्नर की पार्ट हो गया।
अब जो रिजर्व करा जाता है बिल प्रेसिडेंट के लिए, उसमें समझिए एक केस में ऐसा रिजर्वेशन होता है ऑब्लिगेटरी, दैट इज जहाँ पे बिल स्टेट लेजिस्लेचर पास करे और इससे स्टेट के हाई कोर्ट की पोजीशन को खतरा हो, तो उसके अलावा इन एडिशन गवर्नर यहाँ पे रिजर्व कर सकते हैं बिल को इफ़ इट इज़ ऑफ द फॉलोइंग नेचर। अगर बिल कुछ इस तरीके का है कि अल्ट्रा वायरस है, दैट इज़ जो संविधान की प्रोविजन है उसके अगेंस्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अपोज जा रहा है, या अगेंस्ट है लार्जर इंटरेस्ट ऑफ कंट्री के, या फिर नेशनल इंपॉर्टेंस को खतरा दे रहा है, या फिर एक उसी कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी कर रहा है किसी की, तो इसके लिए भी यहाँ पे बात क्या है कि गवर्नर रिजर्व कर सकते हैं बिल को प्रेसिडेंट के लिए। नेक्स्ट है डिस्क्रिशनरी पावर, जो कि आर्टिकल 163 के अंदर आती है। वो ये कहती है कि एक्सेप्ट व्हेन टू एक्सरसाइज हिज और हर फंक्शन इन हिज और हर डिस्क्रिशन, अपनी मर्जी के लिए, इसके एक्सेप्शन में गवर्नर इसके अलावा बाउंड हैं बाय एड एंड एडवाइस जो वो लेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से। अगर कोई सवाल उठता है कि गवर्नर जो है वो एक्ट करेंगे अपनी मर्जी से, तो डिसीजन गवर्नर का इसमें फाइनल होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जब नबम रेबिया केस किया था 2016 का, उसमें कहा था कि गवर्नर मान लो अपनी मर्जी से कोई चीज़ देते हैं बियॉन्ड इज जुरिडिक्शन ऑफ पावर, अपनी जुरिडिक्शन ऑफ पावर के ऊपर जाके, तो ये फिर सब्जेक्ट मैटर में आ जाएगा जुडिशियल रिव्यू के। अब रीसेंट जजमेंट गवर्नर के रोल को लेके बहुत सारे आए हैं, जैसे कि SR बॉम्बे केस 1994 का आया था। उसमें कोर्ट ने कहा था कि जो गवर्नर की पावर है वो जो एक्सरसाइज करेंगे वो रेयर है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में करेंगे, एंड सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन जो गवर्नर का है वो जुडिशियल रिव्यू के लिए हमेशा ओपन रहेगा। फिर आया शमशेर सिंह केस 1974 का। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो गवर्नर हैं वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स को जब ये असेंट को विदहोल्ड कर रहे हो या बिल को रिटर्न कर रहे हो स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, स्टेट लेजिस्लेचर को, तो इनको एक एडवाइस पे काम करना पड़ेगा उस वक्त काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। रिसेंट कुछ जजमेंट 2023 में स्टेट ऑफ पंजाब केस में आए थे। उसमें यह था कि अगर मान लो गवर्नर ने डिसाइड कर लिया कि हम विदहोल्ड करते हैं असेंट बिल की, तो ये बिल को रिटर्न करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर को फॉर रिकंसिडरेशन, और ऐसा जो बिल है वो गवर्नर इनडेफिनेटली लंबे वक्त तक नहीं रख सकते। सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा ना कि गवर्नर के पास 3 ऑप्शन है आर्टिकल 200 के हिसाब से कि अपनी असेंट दे दो, विदहोल्ड कर दो, या प्रेसिडेंट को रिफर कर दो, एंड ये इनमें से कोई अगर ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं तो ये फिर दूसरा ऑप्शन तो नहीं ले पाएंगे। दूसरा रिसेंट केस रहा वाइस चांसलर केस 2023 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो गवर्नर हैं जो एक्ट कर रहे हैं अपनी स्टैट्यूटरी कैपेसिटी पे एज यूनिवर्सिटी चांसलर, ये कोई बाउंड नहीं है एड और एडवाइस से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। और तीसरा रहा तमिलनाडु गवर्नर केस 2023 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर जो हैं वो रिफर नहीं कर सकते बिल प्रेसिडेंट को आफ्टर द असेंबली हैज़ री इनैक्टेड द बिल फॉलोइंग गवर्नर्स डिक्लेरेशन ऑफ विदहोल्डिंग द एसेंट। बहुत सारे इश्यूज भी हैं इस गवर्नर के रोल को लेके कि डिसीजन पेंडिंग रह लेते हैं, है ना। अगर एसेंट देर से दोगे आप लेजिस्लेशन को तो कुछ अपॉइंटमेंट्स जो है क्रूशियल अब जो है वो ज़रूरी हैं, लीड्स टू कॉन्स्टिट्यूशन डेडलॉक होगा, डिस्टर्ब करेगा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है ना। गवर्नर पे कहा जाता है कि सरकार की जो है मतलब खासकर जो केसेस होते हैं ना उस पर बहुत दिक्कत होती है गवर्नमेंट फॉर्मेशन की, यूज़ डिस्क्रिशनरी पावर्स का। अच्छा, नेक्स्ट ये है एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी। देखिए, अगर गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई दिक्कतें आएंगी, खासकर वहाँ जहाँ पे पॉलिटिकल डिफरेंस है, तो कभी कभी इससे क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस अपॉइंटमेंट्स के बीच में भी डेडलॉक क्रिएट हो जाता है, तो डिले होता है, दिक्कतें आती है। और लास्ट में बर्डन ऑन जुडिशरी। देखिए, जो डिस्प्यूट्स निकल के आते हैं गवर्नर की इस डिस्क्रिशनरी पावर्स को यूज़ करने के या उनके किसी एक्शंस के माध्यम से, वो रेगुलरली कुछ लीगल चैलेंजेस लेकर आते हैं, कुछ इंटरप्रिटेशंस लेकर आते हैं। आइए कुछ वे फॉरवर्ड में समझ लें कि अलग अलग कमीशंस ने क्या रिकमेंडेशंस दी इसको लेके। जैसे सरकारी कमीशन ने बोला कि ये सिर्फ रेयर सर्कमस्टेंसेस है जब गवर्नर अपने डिस्क्रिशन का प्रयोग करते हैं, जहाँ पे इनको ये फील होता है कि प्रोविजन बिल की ये संविधान के साथ कॉन्ट्रवेन हो रही है, एंड इसलिए इसको तो रिजर्व करा जाना चाहिए फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। और ऐसे एक्सेप्शनल केसेस में जो गवर्नर हैं वे अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज करें अंडर आर्टिकल 200, क्या, एज पर द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स। इसके अलावा गवर्नर अपॉइंटी जो है ये
जो है वो डिअटैच करे आउटसाइडर को, एंड ऐसे इंसान को जिसमें मतलब पर्सन ऑफ इमेंस इन सम वॉक्स ऑफ लाइफ। तो गवर्नर अपॉइंटेड शुड बी डिअटैच्ड। अच्छा नहीं, नेक्स्ट है कि गवर्नर अपॉइंटी जो है वो एक डिअटैच्ड आउटसाइडर होना चाहिए। कैसे इंसान जिसने कुछ बढ़िया करा हो इन सम वॉक्स ऑफ लाइफ, ये किसी बात में। इसके अलावा जो गवर्नर है वो कोई एजेंट के तौर पे ना काम करें प्रेसिडेंट के, एंड इनको नहीं हटाया जाए ऑफिस से सिर्फ इस बात पे कि एक नई सरकार जो सेंटर में है वो चाहती है अपना गवर्नर अपनी चॉइस का लगाना। तो ऐसा सरकारिया कमीशन ने कहा। अच्छा, पंची कमीशन ने ये कहा कि भाई देखो, पंची कमीशन ने बोला कि जो गवर्नर है वो डिसीजन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू अ बिल जो प्रेजेंट करा जाएगा उनके असेंट के लिए विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। इसके अलावा गवर्नर्स को ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये इंडिपेंडेंट रहें, ऐसी तरीके से काम करें कि भैया किसी तरह का पॉलिटिकल कंसिडरेशन जो है वो प्रॉब्लम में ना आए। इसके अलावा गवर्नर जो है उनका फिक्स टर्म हो 5 सालों का, एंड इनका रिमूवल एक रेजोल्यूशन के माध्यम से आप स्टेट लेजिस्लेशन में पास करके करवा सकते हो। और तीसरी कमीशन जो कि थी वेंकटाचलैया कमीशन, तो उसके हिसाब से गवर्नर जो है वो मतलब मेक यूज़ करे एडवाइस का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अपने डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में स्टेट के। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है स्पेशल एंड लोकल लॉज, SLL। न्यूज़ में क्यों रहा? क्योंकि रिसेंटली टेबलिंग ऑफ बिल्स ऑन क्रिमिनल लॉज हैज़ केप्ट स्पेशल एंड लोकल लॉज अवे फ्रॉम ऑन गोइंग रिफॉर्म प्रोसेस। अच्छा, थोड़ा बताते हैं आपको, है ना, स्पेशल एंड लोकल लॉज क्या होते हैं। देखिए कि स्पेशल लॉ एक ऐसा लॉ होता है जो एप्लीकेबल होता है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे जिसमें एक स्पेसिफिक इशू कवर हो रहा हो। एग्जाम्पल, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 का। और लोकल लॉ एक ऐसा लॉ होता है जो एप्लीकेबल होता है एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया में। एग्जाम्पल जैसे महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट जो कि 1999 का था। अच्छा, कॉग्निसेबल क्राइम्स जो होते हैं उन्हें आप ब्रॉडली कैरेक्टराइज कर सकते हो, ये सारे क्राइम्स जो कि इंडियन पिनल कोड के अंदर आते हों या आपके स्पेशल एंड लोकल लॉज के अंदर आते हों। तो जो कॉग्निसेबल ऑफेंस होता है इसकी डेफिनेशन सुन लीजिए। ये आप ऐसे कहो, ये डिफाइन करोगे एज वन ऑफ विच एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, जो ऑफिसर इन चार्ज है थाने का, पुलिस स्टेशन का, वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के और अरेस्ट भी कर सकता है बिना वारंट के। तो ऐसे जब अगर आपने कोई ऑफेंस किया तो उसे कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर रखा जाएगा। अब कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट लॉज जो हैं, क्रिमिनल लॉज हैं जो समझाती हूँ। जैसे इंडियन पिनल कोड 1860 डिफाइन करता है कुछ क्रिमिनल ऑफेंसेस को, पेनाल्टीज़ को बताता है, उन सारे ऑफेंस अगर आप करोगे तो उस पर आपको कितनी कितनी पेनाल्टी लगेगी। प्रोसीजर इस्टेब्लिश करता है उनके प्रोसिक्यूशन के लिए। फिर CRPC जिसे हम लोग कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कहते हैं, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल कोड है जो प्रोसीजर बताता है, रूल्स बताता है इन्वेस्टिगेशन का, ट्रायल कैसे होगा क्रिमिनल ऑफेंस का इंडिया के अंदर, ये सब बताता है। तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट, ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है एडमिशन के लिए, एक्सक्लूजन के लिए ऑफ एविडेंस जो कि इंडियन कोर्ट्स में होता है। अब देखिए इंपॉर्टेंस क्या है इन ये जो वही मैंने बताया लोकल लॉज और ये सब स्पेशल लॉज। तो पहला तो हाई केस ऑफ रजिस्ट्रेशन। देखिए क्राइम इन इंडिया स्टैटिस्टिक्स 2021 के हिसाब से नियरली 39.9% जो सारे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस रजिस्टर्ड हुए 2021 में वो SLLs के अंदर हुए। दूसरी बात, एफिशिएंसी इन इन्फोर्समेंट। देखिए जो स्पेशल लॉज हैं वो लाते हैं न्यू इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को और बढ़ावा देते हैं कि वो एक पर्टिकुलर टाइप के क्राइम की एक्टिविटी पे फोकस करती हैं, तो ज़्यादा अच्छे इफेक्टिव तरीके से हो सकती है, स्पेशलाइज इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, प्रोसिक्यूशन हो सकता है। एग्जाम्पल, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 का। तीसरा, प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल ग्रुप। देखिए कुछ स्पेशल लॉज लाए जाते हैं ताकि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वल्नरेबल ग्रुप को प्रोटेक्ट कर सकें, जैसे बच्चे हो गए, चिल्ड्रन, विमेन, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़, ये सब आती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, पॉस्को एक्ट है 2012 का। फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, देखिए स्पेशल लॉज कुछ जो क्राइम्स नए नए आज की बढ़ती टेक्नोलॉजी से आ रहे हैं जैसे साइबर क्राइम वगैरह, इनको कंट्रोल करने में मदद करते हैं, जैसे कि अपना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 वाला। तो ज़रूरत आखिरकार क्या है इस रिफॉर्म्स लाने की SLLs में? देखिए इसकी डेफिनेशन नहीं क्लियर है।
क्लियर नहीं है, वेग डेफिनेशन इन ऑफेंसेस की टर्म्स यूज़ करें हैं, जैसे टेररिस्ट एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटी, ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट एक्सेट्रा। ये करा गया है MCO/CA के अंदर, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के अंदर। फिर एप्लीकेबिलिटी डिलेमा है, गफलत ये है कि जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट है पॉस्को 2012, ये क्रिटिसाइज को बहुत बार किया जाता है कि भैया इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ होगी, कहाँ इसको लागू करा जाएगा, टू कंसेक्सुअल सेक्सुअल एक्टिविटीज़ क्या है माइनर के बीच में। क्लियरिटी का इशू कम है, मतलब क्लियरिटी का इशू है। देखिए कंसर्न इस बात पे भी उठते हैं कि प्रॉपर कैटेगराइजेशन नहीं है उन मैटर्स का जो क्रिमिनल या सिविल रॉन्ग डूइंग के अंदर आते हैं। फिर आता है डाइल्यूशन ऑफ ड्यू प्रोसेस। देखिए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ड्यू प्रोसेस वैल्यूज़ ये बढ़ती, मतलब ये एक तरीके से देखा जाए डाइल्यूट होती जा रही है। फॉर एग्जांपल पावर सर्च और सीजर की जो है वो बढ़ रही है UAPA के अंदर, और जो एडमिसिबिलिटी है कन्फेशन की रिकॉर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर्स MCO/CA के अंदर, है ना, तो ये पावर सर्च और सीजर की बढ़ रही हैं चीज़ें। स्ट्रिक्ट प्रोविज़न, देखिए ये प्रोवाइड कर रहा है, जो प्रोवाइड करी गई UAPA के अंदर स्ट्रिक्ट प्रोविज़न है नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के अंदर, तो बेल मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वे फॉरवर्ड की बात करते हैं, एक सेपरेट चैप्टर और प्रोसीजर, मतलब सारे ही SLLs, सारे ही क्रिमिनल या जो है जिसमें जो क्रिमिनलाइज कर रहे हैं कंडक्ट को, इनको सेपरेट चैप्टर्स में प्रोसीजर में रखा जाए विद इन द लार्जर स्ट्रक्चर ऑफ द पीनल कोड। दूसरी बात ड्यू प्रोसेस सेफगार्ड, तो इससे क्या होगा, इससे इम्प्लीमेंटेशन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड का जो है और मजबूत बनेगा ड्यू प्रोसेस वैल्यूज़ का। कैसे, रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करा के लीगल प्रोफेशनल्स के लिए, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लिए। इसके अलावा कैटेगराइजेशन क्लैरिटी आएगी, जैसे कि कुछ गाइडलाइंस लाइए या अमेंडमेंट्स जो लाए जाएंगे, इससे क्लैरिटी आएगी कैटेगराइजेशन को लेके। क्रिमिनल लॉज होंगे ये सिविल, मतलब क्रिमिनल रॉन्ग्स हैं ये सिविल लॉ रॉन्ग्स हैं। और लास्ट में इमर्जिंग क्राइम्स एंड थ्रेट्स। देखिए एक नए तरह के क्राइम जैसे साइबर क्राइम, टेररिज्म, ठीक है, ये सब तो बढ़ते चले जा रहे हैं ना, तो रिफॉर्म्स की ज़रूरत इसलिए है कि भैया लीगल सिस्टम में ये सब चीज़ें भी हों कि क्या आखिरकार ज़रूरत है इन खतरों से बचने के लिए। ठीक, तो अब इसको यहीं तक रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट को जो हम करेंगे इसी का ही, उसमें हम ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाला पूरा कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।